हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम वीडी सावरकर के बारे में जानने वाले हैं और इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इसके अलावा इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, इसके अलावा उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यानी उनके लाइफ इवेंट के बारे में, इसके अलावा जानेंगे उनकी इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं उसके बारे में, इसके अलावा उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, इम्पोर्टेंट जो संगठन है उनके बारे में, इसके अलावा उनके जो आइडियाज है उसके बारे में एंड उनके जो कोट है उनके बारे में, इसके अलावा वो किनसे प्रभावित थे, इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा। तो जानेंगे इनके बारे में आपका डिटेल से। तो सबसे पहले वीर सावरकर, जो कि एक विवादास्पद क्रांतिकारी का जीवन और विचारधारा और विरासत। तो आज का हमारा ये टॉपिक है विनायक दामोदर सावरकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जब हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो शायद ही इनके लिए किसी परिचय की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। हाल ही में इन पे एक मूवी भी बनी है। तो इनका जन्म हुआ था आपका कब? तो बम्बई में इनका जन्म होता है, तत्कालीन जो नासिक महाराष्ट्र, आज जिसे मुंबई के नाम से आपका जाना जाता है, और उस समय इसके बॉम्बे के नाम से आपका जाना जाता था। और इनका जन्म हुआ था आपका 28 मई 1883 में। इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 26 फरवरी 1966, यानी आजादी के बाद तक काफी लंबे समय तक सावरकर आपके जिंदा रहे। फिर आपका इनको किस नाम से आपका जाना जाता है? तो सबसे पहले इनको भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, यानी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जिनका कि भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्षों का सामना किया। भारत की आजादी के लिए काला पानी की जो सजा थी तो वो भी इनको दी गई थी। उसके बाद ये क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग थे उनसे वे जुड़े हुए थे, जो कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सूरत विभाजन जो होता है 1907 में, तो यहाँ पे उनके अंदर जो डिस्प्यूट थे उसके कारण, तो एक आपका जो नरमवादी दल था, यानी जहाँ पे जिनके जो आइडिया थे वो काफी रिक्वेस्ट करने वाले, हमें कुछ सीटें दे दो, हमें आजादी दे दो, इस तरह से। लेकिन जो आपके दूसरे जो फेज थे, जिनको कि गरमवादी एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता था, वो कहते थे कि आपको पिटीशन करने से, प्रेयर करने से, रिक्वेस्ट करने से आपको आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि आजादी आपका हक है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। और हक अगर आपने मतलब ब्रिटिशों ने हमें प्यार से नहीं दिया तो हम इसको क्या करेंगे, छीन के लेंगे, और इसके लिए बहुत सारा बलिदान करना पड़ेगा। तो ये उग्रवादी जो क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका आइडिया था, जैसे कि लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल एंड श्री अरबिंदो। इसके अलावा ये एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील बनने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए आपके यूके यानी ब्रिटेन गए थे, और एक लेखक भी थे जिन्होंने आपकी बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे मैजनी की जो बुक्स थी उसका आपका मराठी में अनुवाद किया। इसके बाद भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में, उसको पहली आजादी के लिए क्रांति किसने बोला, उसको पहली जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पे एक बुक लिखी। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे और हिंदुत्व के सूत्रधार के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये है इनका परिचय। तो आपने सुना होगा इनके बारे में काफी कुछ। तो इसके बाद इनकी जो कोर आइडियोलॉजी है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कल्चर को लेके उसकी बात करते हैं। भारत का जो अखंड भारत का आइडिया था उस पर उन्होंने काफी फोकस किया है, जो कि आपका कल्चर आध्यात्मिकता से जोड़ के वो उसको देखते थे। और बहुत सारे जो लोग हैं इनके जो आइडिया है उनके लिए, जैसे अन्य धर्मों के लोग हैं, जैसे जो मुस्लिम लोग हैं, इसके अलावा जो आपके ईसाई लोग हैं, उनके लिए मतलब सांप्रदायिक और बहिष्करण अभिविन्यास के रूप में भी इनको देखा जाता है। जानेंगे आगे। तो अब हम जान लेते हैं इनके जो लाइफ के जो इवेंट थे उसके बारे में, यानी
सबसे पहले देख लेते हैं इनका जो लाइफ का फेज था वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड था। तो यहाँ पे हमने इनका जीवन परिचय देख लिया कि विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय राजनेता, कार्यकर्ता, लेखक थे। हिंदू महासभा से एक प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदुत्व जो शब्द है इसको लोकप्रिय बनाया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनसे जुड़ा हुआ है और उनके विचारों में कहीं न कहीं हमें जो सांप्रदायिक और बहिष्कारवादी जो रुझान है वो देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं उनकी लाइफ का फेज। तो यहाँ पे उनकी जो लाइफ थी, जो जीवन था, वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड था। तो सबसे जो पहला फेज था, जो आपका जेल जाने से के बाद, यानी जेल से जब वापस आ गए थे, वहां तक हम देखते हैं पहला फेज। तो यहाँ पे ये एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि लाल बाल पाल के जो विचार थे उनसे काफी प्रभावित थे। आपके बाल गंगाधर तिलक से उनके जो आइडिया थे कि आपको आजादी मतलब प्रेयर करने से, उनसे रिक्वेस्ट करने से कि हमें कुछ सीटें दे दो, हमें विधानसभा में कुछ मतलब हमारे लिए कुछ संवैधानिक सुधार कर दो, इस तरह से। तो ये इनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते थे। इनका मानना था कि आपको आजादी आपका मतलब मांगने से, विनय करने से, प्रार्थना पत्र देने से, उनके सामने बार बार रिक्वेस्ट करने से नहीं मिलेगी, बल्कि आजादी हमारा हक है, भारत हमारी माँ है, उसको हमें छीन के पाना ही है। अगर आप प्यार से नहीं देते तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी तो ये बोलते थे आपको आजादी ऐसी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत सारे बलिदान आपके देने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके सेकंड फेज की। तो सेकंड फेज, जो फर्स्ट फेज आता है 1902 से 1921 तक। ओके, तो ये इसकी डेट है पहले फेज की। सेकंड फेज आपका स्टार्ट होता है 1921 से आपका 1963 तक। तो जब ये सेकंड फेज में इन्होंने जो अपना जीवन था वो आपका हिंदू राष्ट्रवाद यानी हिंदुइज्म के लिए समर्पित कर दिया था। पूरा अपना जीवन वहां पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे हिंदुत्व का जो आइडिया था उसके बारे में बात की। तो पहला फेज हमने देखा कि 1902 से 1921 तक, जहां पे ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता के रूप में आपका व्यवहार करते हैं। और सेकेंड फेज 1921 से 1963 तक। अब कुछ और इवेंट है, जैसे कि कैसे करके ये एक इनका जो आइडिया है वो आपका धीरे धीरे डेवलप होता है। ये क्यों जो नरमवादी दल था उनके आइडिया से आपका इंस्पायर नहीं हुए, क्यों आपके जो गरमवादी दल था, जो एस्टिमिस्ट विचारों के लोग थे, उनसे इंस्पायर हुए। तो प्रारंभ में हम बात करते हैं जब ये आपके कॉलेज पढ़ते थे, स्कूल पढ़ते थे, तो वहां पे क्या होता है, इन्होंने अपने भैया के साथ, जिनका नाम था गणेश सावरकर, और बहुत सारे जो बच्चे थे वहां पे स्कूल के वो जुड़े हुए थे, उन्होंने स्वयं में भारत की आजादी के लिए और जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनके लिए आपका एक मतलब सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यानी एक गुप्त समाज बनाया, जिसका नाम था मित्र मेला। तो इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। तो प्रारंभ में इन्होंने सबसे पहले आपका यही बनाया, क्या, गुप्त समाज, क्या नाम था, मित्र मेला। ओके, और इसके अलावा इन्होंने जब ये क्लास में थे छोटे समय में, तो इन्होंने एक निबंध भी लिखा था जिसका नाम था 6 एपॉक ऑफ, इस तरह से। तो वो आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो काफी इंस्पायर थे बचपन से ही, इन्हें काफी वो था कि मुझे भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करना है, अपने देश के लिए काम करना है, अपने देश के लोगों के लिए जीना है। तो दूसरा आता है 1904 में। तो 1904 में क्या होता है, फर्ग्यूसन जो कॉलेज था वहां पे इन्होंने अभिनव भारत नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। कब, 1904 में। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो इनसे जुड़े हुए थे, बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो युवा थे खास करके, जो कि क्रांतिकारी विचारों वाले थे, जो कि जिनका मानना था कि आजादी हमें चाहिए तो अभी चाहिए, क्रांति करके हमें, जैसे मार्क्सवादी जो विचारधारा होती है वो बोलती है कि एक ही मिनट में, मतलब एक ही झटके में हमें सब कुछ चाहिए, वैसे ही विचारों वाले ये लोग यहाँ पे इसमें थे। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की
स्थापना के लिए। उसके बाद क्या होता है, इन पे कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि हथियारों की खरीद के कारण, राज्य के खिलाफ युद्ध, देशद्रोही भाषण के आरोप में लंदन में इनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले तो ये लंदन जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, अपने जो वकील की पढ़ाई करने के लिए, एडवोकेट की डिग्री लेने के लिए वहां जाते हैं, मतलब वकालत करने के लिए। फिर वहां पे वो जो इंडिया हाउस है, जहाँ पे आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आपने सुना होगा, तो वहां पे बहुत सारे जो लड़के थे जो कि ब्रिटेन में उस समय पढ़ते थे, तो उनका सबका एक अलग सा एक मतलब बैठने का एक हाउस करता था, जहाँ पे सब लोग एक समूह में बैठा करते थे, जो कि आपकी फ्री सोसाइटी नाम से, जो भारत की आजादी के लिए आपकी काम कर रही थी ब्रिटेन में। तो वहां पे बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए थे, सावरकर भी उनसे जुड़ जाते हैं, भारत की आजादी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं ब्रिटेन में। तो वहां पे जो इंडिया हाउस था, वहां पे जैसे भीकाजी कामा के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने पहली बार भारत का जो झंडा है उसको विदेश में फहराया था, जर्मनी के स्टटगार्ड में। इसके अलावा मदन लाल ढींगरा, ये बहुत सारे लोग थे वहां पे ब्रिटेन में, और यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आपका काम कर रहे थे। तो सावरकर भी वहां चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, इटली की मैसनी था, जिनका इटली की एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा था, उनसे काफी इंस्पायर थे, उनसे काफी प्रभावित थे। तो मैसनी ने क्या हुआ, एक बुक लिखी थी, जिस मतलब बुक का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बुक में उनके जो आइडिया थे उनसे काफी इंस्पायर्ड हुए विनायक मतलब जो दामोदर सावरकर थे। वहां पे उन्होंने लिखा था कि मतलब कैसे किसी राष्ट्र को हम एकजुटता में बांध सकते हैं, कैसे उसको स्वतंत्र करा सकते हैं, कैसे आपको एक क्रांतिकारी बना जा सकता है, एक क्रांतिकारी के लिए आपको क्या क्या बलिदान करना पड़ता है। तो बहुत सारी क्रांति के बारे में उन्होंने लिखा था। बाद में उन्होंने क्या किया, इस बुक का आपका मराठी में अनुवाद किया, उसके बाद उसको भारत भेजा। जब वो उसको भारत भेजते हैं तो बहुत सारे युवाओं में वो किताब आपकी बट जाती है। बाल गंगाधर तिलक भी उससे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले पढ़ी थी, तो बाद में उसका मराठी अनुवाद पढ़ा, तो जो कि सावरकर ने खुद किया था, तो उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग उनसे, उस बुक से काफी प्रभावित होते हैं, आजादी के लिए आपका काम करने लगते हैं। बाद में ब्रिटिश सरकार उसको बैन कर देती है। तो वहीं पे लंदन में इनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि हथियारों की खरीद, राज्य के खिलाफ युद्ध और देशद्रोही भाषण के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है 1910 में। फिर इनको कहाँ रखा जाता है, तो इनको जो है अंडमान की जो सेलुलर जेल है वहां पे उनको रखा जाता है। और यहाँ पे उनको जो जैक्सन मर्डर केस, यानी जो नासिक षड्यंत्र केस में क्या होता है, जैक्सन की हत्या हो जाती है, तो वहां पे इनको मर्डर के चार्जेस में आपका गिरफ्तार किया जाता है, और काला पानी की सजा उस समय से कहा जाता था, तो वहां पे उनको 50 साल की सजा दी। और बहुत सारा मतलब बहुत बैडली इनके साथ सल्यूट किया जाता है, बहुत मतलब गलत तरीके से मतलब बहुत ट्रीट किया जाता है। जो भी नेता होते थे जो आजादी के लिए आपका लड़ते थे, जिनसे ब्रिटिश सरकार डरती थी, तो उनपे बहुत सारा अत्याचार करती थी जेल में अलग से, तो वहां पे उनको रखा जाता है अंडमान की सेलुलर जेल में। फिर इनको 50 साल की सजा दे दी जाती है, लेकिन थोड़ा आपका जल्दी रिलीज किया जाता है 1921 में। तो 1921 में आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, तो जानेंगे उसके बारे में। फिर आता है इनका जो लाइफ का उसके बाद, तो यहाँ पे हमने कहाँ तक 21 तक कर दिया। तो 23 में क्या होता है, तो यहाँ पे इनका सेकंड फेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले फेज में हमने देखा कि 1899 में इन्होंने गुप्त समाज बनाया, मित्र मेला, फिर अभिनव भारत सोसाइटी बनाई भारत में, जो कि युवाओं के लिए खास करके थी गुप्त समाज, जहाँ पे वो अपने क्रांतिकारी आइडियाज के बारे में शेयर करते थे, थोड़ा बड़े हो गए थे। उसके बाद 1910 में इन पे चार्जेस लगते हैं, मतलब लंदन में। उसके बाद 11 में आपका इनको गिरफ्तार किया जाता है, 10 में गिरफ्तार किया जाता है, 11 में इनको अंडमान जेल आपका काला पानी की सजा काटने के लिए वहां भेजा जाता है। फिर 1921 में इनको रिहा किया जाता है। उसके बाद इनका जब सेकेंड फेज आपका मतलब स्टार्ट होता है 1923-24 में, तो 1923 में पहले तो ये बुक लिखते हैं जिसका नाम था असेंशियल ऑफ हिंदुत्व। हिंदी में बोले तो हिंदुत्व के अनिवार्य पाठ के रूप में इन्होंने
एक बुक लिखी थी। इसके अलावा 1924 में इन्होंने रत्नागिरी हिंदू एक सभा का गठन किया था, ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो दो काम किए थे। 1923 में क्या किया, हिंदुत्व के अनिवार्य पाठ लिखा, असेंशियल ऑफ हिंदुत्व। फिर आपका 24 में क्या किया, 1924 में रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया। फिर 1937 में इन्होंने हिंदू महासभा, जो कि 1915 के अराउंड आपकी बनी थी। जैसे मुस्लिम लीग, जो कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए आपका 1906 में बनी थी, वैसे ही आपकी हिंदुत्व मतलब एक हिंदू सभा थी, हिंदू महासभा, जो कि हिंदुत्व के जो आइडिया होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में बात करती थी। तो जो हिंदू महासभा थी उसको ज्वाइन किया उन्होंने, उसके 7 साल प्रेसिडेंट रहे, और यहीं से इन्होंने जो हिंदुत्व जो शब्द है आपका उसको लोकप्रिय बनाया, उसको काफी पॉपुलर बनाया। तो हिंदू जो महासभा थी उसके 7 साल तक ये आपके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे। उसके बाद क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू होता है। कब, 1942 में, 8 अगस्त 1942, जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका विरोध करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का, और अपने जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष का पद होता है उससे त्यागपत्र दे देते हैं, यानी उससे इस्तीफा देते हैं। उसके बाद आजादी के बाद आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन होता है, नाथूराम गॉडसे के द्वारा उन पे गोली चलाई जाती है, उनकी हत्या की जाती है। तो वहां पे वीर सावरकर को सह साजिश करता, यानी को कॉन्स्पिरेटर के तौर पे इनको गिरफ्तार किया जाता, मतलब गिरफ्तार नहीं, उनको काफी आपका इन पे आरोप लगाया जाता है कि इनका भी कहीं ना कहीं उसमें आपका हाथ रहा होगा, सह साजिशकर्ता के रूप में इन पे काफी आरोप लगे थे। तो ये थे इनकी लाइफ के 2 फेज। सेकंड फेज आपका स्टार्ट होता है 1921 से आपका उनकी मृत्यु तक, मतलब 1963 तक। फिर कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि इनपे जो आइडियोलॉजिकल फेसेस की बात करें कि ये सबसे ज्यादा आपका प्रभावित किससे थे, कहाँ से वो सबसे ज्यादा इंस्पायर थे, किनके आइडिया थे से। तो सबसे पहले इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था, इटली का जो एकीकरण होता है, और वो 1871 के अराउंड आपका होता है। तो वहां पे जो मैज़िनी था, आपने सुना होगा मैज़िनी और गैरीबाल्डी के बारे में। तो उनके जो आइडियाज थे उनसे काफी प्रभावित थे वीर सावरकर, और यहाँ पे इटली के एकीकरण में जो उनका योगदान रहा। इसके अलावा यूरोप में आपके जितने भी राष्ट्रवादी जो आंदोलन होते थे, जितने भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे, उनसे काफी डीपली इन्फ्लुएंस थे, तो उनका उन पे बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, मैज़िनी ने जो साहित्य लिखा था, आपका कुछ लेख लिखे थे, उसका उन्होंने मराठी में अनुवाद किया। उसके बाद उसको इंडिया भेजा 1907 के अराउंड। तो इसका पहला संस्करण आपका प्रकाशित होता है। लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत मात्रा में किताबें आपकी मार्केट में बिकती है उस समय। तो ब्रिटिश सरकार बाद में उसको प्रतिबंधित कर देती है। तो यहाँ पे जो ये 2 हस्तियां थी, इनसे काफी प्रभावित थे, मैज़िनी और गैरीबाल्डी से। तो ये इनके बारे में। दूसरा बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, तो मराठा साम्राज्य के जो आपके जो शिवाजी थे, उनके जो आइडिया थे उनसे काफी इंस्पायर थे। तो मराठा साम्राज्य की जो विरासत थी, इसके बाद जो शिवाजी महाराज जैसे नेताओं ने सावरकर को आपका काफी प्रभावित किया बचपन से ही, क्योंकि ये महाराष्ट्र में रहते थे। उनके जो आइडिया थे, उनके मतलब उनसे बातें, मतलब उन आइडिया के बारे में महाराष्ट्र में जनरली बातें होती होगी। तो वहां पे कैसे शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ आपका प्रतिरोध किया था, कैसे एक संपूर्ण हिंदू राज्य की स्थापना में उनके जो प्रयास थे, हिंदू पहचान और प्रतिरोध के बारे में, तो उनसे काफी इंस्पायर थे कौन, आपके वीर सावरकर। ओके, तो पहले तो किससे प्रभावित थे, जो गैरीबाल्डी और मैज़िनी से। दूसरा मराठा साम्राज्य के जो नेता थे आपके महाराज शिवाजी, उनके आइडिया से। तो उन्होंने कैसे मुगल साम्राज्य के खिलाफ इतना बड़ा प्रतिरोध खड़ा किया, कैसे अपना संपूर्ण हिंदू राज्य की स्थापना का उनका जो विचार था। तो इन्हीं के उसमें उन्होंने क्या किया कि जो सावरकर ने जो शिवाजी की स्तुति के लिए जैसे बहुत सारी चीजों की रचना की, बहुत सारे मतलब कुछ लिखा उन्होंने उनके बारे में, जैसे कि श्री शिवगीत नाम से उन्होंने कुछ लिखा। फिर आता है श्री शिवाजी महाराज जी आरती
करके उन्होंने कुछ मतलब पैम्फलेट लिखे उनकी प्रशंसा में। फिर आता है हिंदू नर्सिंग करके, उन्होंने बहुत सारी चीजों की रचना की। तो शिवाजी से काफी प्रभावित थे आपके वीर सावरकर। फिर तीसरे आते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो कि हिंदू धर्म के कायाकल्प और इसका आह्वान करते थे, एक मजबूत मुखर राष्ट्रीय पहचान में उनका विश्वास था। तो यहाँ पे इनके बाद आपके शिवाजी के बाद स्वामी विवेकानंद जी के आइडिया से काफी प्रभावित थे। तो हिंदू धर्म के कायाकल्प करने की बात जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक मुखर राष्ट्रीय पहचान में विश्वास करते थे और आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक नींव पे उन्होंने बहुत सारा जोर दिया था स्वामी विवेकानंद है। तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव पर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने हिंदुत्व पर जो जोर दिया, उनसे भी उन्होंने प्रेरणा ली, उनसे भी आपके काफी प्रभावित थे। इसके अलावा आपके बाल गंगाधर तिलक जो कि एक जो एक्सट्रीमिस्ट यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, उनको अपना आइडल यानी गुरु मानते थे, उनसे भी काफी इंस्पायर थे। इसके अलावा उनकी जो रचनाएं थी आपकी केसरी जो कि आपकी मराठी में थी, और दूसरी जो रचना थी उनकी जो वो थी मराठी जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा में थी, और इन्होंने ये लिखी थी 1881 के अराउंड। उसके बाद इनके जो दो थे गणेश उत्सव करके वहाँ के लोगों को एकत्रित करना, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना, तो इन सब ने उनको बहुत प्रभावित किया। तो उनको अपना आदर्श अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने आपका 1898 के अराउंड वहां पे कुछ लिखा इनके उसमें। तो श्री तिलक अब आर्यभ्यू भेंट करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखी इनके बारे में। फिर आता है उनकी प्रशंसा में उन्होंने एक श्री तिलक मुक्तोत्सव करके गीत लिखा इस तरह से। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी कविता और गाथा गीत की रचना की। तो चार व्यक्ति जिनसे बहुत प्रभावित थे, चार लोग। पहले तो यूरोप के जो राष्ट्रीय आंदोलन था वहां पे, जैसे इटली में मैज़नी हो गई, गेरिबाल्डी हो गई। इसके अलावा आपके जो वीर शिवाजी हैं उनसे काफी इंस्पायर थे स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा इनका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आपका समान रक्त की अवधारणा। तो यहाँ पे ये सभी बोलते हैं कि हम चाहे कहीं भी निवास करते हो, हम चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे हम जैन हो, चाहे हम किसी भी ईश्वर को मानते हो, चाहे हम आस्तिक हो, चाहे आपका नास्तिक हो, लेकिन हम सब हिंदू हैं। हम सब में आपका एक ही रक्त है, हम सब एक ही कल्चर को आपका फॉलो करते थे। तो समान रक्त की जो अवधारणा थी वो भी आपकी वीर सावरकर से आपका रिलेट है। इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण विचार, जैसे पितृभूमि और पुण्य भूमि का इनका जो विचार था, फादरलैंड एंड होली लैंड। तो जिसको कि पितृभूमि और पुण्य भूमि के रूप में आपका जाना जाता है। तो जानते हैं तो यहाँ पे इनका जो विचार था ये क्या था। तो पितृभूमि, हिंदुस्तान को वो अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों के रूप में इन्होंने देखा है। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी भारत में लोग हैं वो उनको सबको इंक्लूड किया, लेकिन दो लोगों को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया इसमें, जिसमें आते हैं मुस्लिम और जो ईसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं। उन्होंने इस हिंदुत्व का जो इनका विचार था जो पितृभूमि और पुण्य भूमि को लेके, तो मुस्लिम और ईसाइयों को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। बोला कि उनकी तो अपनी पवित्र भूमि है, उनकी एक सीक्रेट लैंड है, वो पहले से ही किसी चीज को आपका फॉलो करते थे जो कि आपका अरब में है, जैसे मक्का मदीना का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा फिलिस्तीन में आपकी जेरूशलम में, तो उनका प्यार आपस में आपका बटा हुआ है, इसलिए हम इन जो आइडिया है उसमें उनको आपका इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये इनका आइडिया था पितृभूमि और पुण्य भूमि का। तो यहाँ पे ये इनका इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं इनके महत्वपूर्ण विचार। तो यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट ये आइडिया आपको पूछा जाता है पितृभूमि और पुण्य भूमि का किसका था, तो वो वीर सावरकर था। फिर इनके महत्वपूर्ण विचार, जैसे कि देश में जो पृथक निर्वाचन मंडल के अनुदान के लिए जो मुसलमानों की मांग का इन्होंने काफी विरोध किया, कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1932 में पृथक निर्वाचन की मांग की थी आपके, उसके लिए उसका भी इन्होंने विरोध किया। और जो आपकी मुस्लिम लोगों के लिए आपकी बहुत पहले की गई थी 1909 में, आपने पढ़ा होगा कि पृथक निर्वाचन में मुस्लिम लोगों को दिया गया था 1909 में, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपका आया था। पहले वहां पे केवल मुस्लिम लोगों को दिया और 1919 में उसको और आगे बढ़ा दिया गया। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड में बहुत सारे अन्य धर्मों को भी दिया गया, जैसे कि
सिख, ईसाई, इन सबको। तो इनका इन्होंने काफी विरोध किया है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का आपका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। इसके बाद आता है देश के विभाजन का इन्होंने कड़ा विरोध किया है। ये नहीं चाहते थे कि आपका देश का विभाजन हो। इनका मानना था कि स्वतंत्रता के बाद भी आपका जो अखंड भारत का जो आइडिया है वो हमेशा आपका रहना चाहिए और भारत का विभाजन आपका नहीं होना चाहिए। इसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की। इसके अलावा इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी आपकी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनका जो मुसलमानों के लिए जो तुष्टीकरण की नीति थी उनका भी उन्होंने काफी विरोध किया था। तो यहाँ पे उन्होंने उनपे काफी आरोप भी लगाए और कांग्रेस को हमेशा भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार माना, क्योंकि वो आपका जो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं उसमें एकता नहीं बना पाई, उसमें आपका ऐसे नहीं बना पाई कि दोनों एक ही देश में रहे, दोनों एक ही कल्चर को फॉलो करें इस तरह से। दूसरा आता है साम्यवाद की जो विचारधारा है, जो कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब की विचारधारा है, इनमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने इसकी आलोचना, इनमें इनका कोई विश्वास नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की विरोध करता है, देश के विभाजन का कड़ा विरोध किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति थी उसका भी इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। इसके बाद साम्यवाद की जो विचारधारा थी इससे इनका कोई विश्वास नहीं। फिर आता है क्रांति बनाम अहिंसा, यानी गांधीवादी अहिंसा से इन्होंने काफी इनकार किया था। हथियार उठाने की वकालत की थी, बोला था कि जैसे असहयोग आंदोलन, तो वो ऐसा था कि एक वर्ष में हमें आजादी लेनी है, एक वर्ष में हमने स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और बाद में क्या होता है, 12 फरवरी को चोरी चोरा कांड जो होता है गोरखपुर यूपी में, तो वहां पे बहुत सारे जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी हत्या की जाती है, उनको जिंदा जलाया जाता है, हिंसा हो जाती है। तो गांधी जी इसको वापस लेते हैं। तो बहुत सारे जो नेता थे वो आपका इसका विरोध करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, जिन्होंने बाद में आपकी स्वराज नाम से एक स्वतंत्र पार्टी भी आपकी बनाई थी। तो यहाँ पे इनका मानना था कि आपका अहिंसा से भारत की स्वतंत्रता आपकी कभी नहीं मिल सकती है, वो मिल सकती है आपकी हथियार उठाने से। तो चौरी चौरा हत्याकांड में आपका असहयोग आंदोलन के निलंबन की इन्होंने कड़ी आलोचना की थी। उसके बाद मानना था कि इस नरमवादी उपाय बहिष्कार स्वदेशी केवल जागरूकता लाते हैं, ये स्वतंत्रता। इन्होंने बोला भी कि जो आपके बहिष्कार स्वदेशी ये है, ये केवल लोगों में जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन आपको इनसे कभी आजादी नहीं मिलती है, क्योंकि आपने कुछ सामान ही तो चलाया, आपने कुछ चीजों का बहिष्कार ही तो किया, आप कैसे स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता के लिए सभी साधनों और तरीकों को इन्होंने उचित ठहराया, चाहे वो आपका छीन के लेना हो, चाहे वो हिंसा हो। तो यहाँ पे उन्होंने, जैसे मैकियावेली कहता है ना कि आपके साधन मतलब रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपका साधन कैसा भी हो, लेकिन महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि आपके दोनों पवित्र होने चाहिए। तो इनका भी सेम मैकियावेली की तरह था कि आपने स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करना, आपको आजादी मिलनी चाहिए, चाहे आपके पास साधन बुरा हो या अच्छा हो। उसके बाद सामाजिक सुधार और जाति व्यवस्था पे इनका जो वो था विचार था, तो जाति व्यवस्था की इन्होंने काफी आलोचना की है। तो जाति व्यवस्था को लेके उनके जो विचार थे वो जान लेते। तो यहाँ पे सावरकर ने दलित सहित सभी हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति देने के लिए क्या किया, एक रत्नागिरी में स्थापना की, जिसका नाम था आपका पतित पावन मंदिर की स्थापना की। दलित और सभी हिंदुओं को प्रवेश करने के लिए पतित पावन मंदिर, तो यहाँ पे रत्नागिरी में इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पे कोई भी जाति विरोध नहीं था कि सभी लोग आपका इसमें प्रवेश कर सके। फिर आता है जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, समाज में आपका जो छुआछूत है वर्ण व्यवस्था की, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी का उसका जो काम है उसी के आधार पे। तो वहां पे आपका इस व्यवस्था को लेके भी उन्होंने छुआछूत को इसका मूल कारण माना और इसका भी आपका काफी क्रिटिसाइज किया। और सभी के लिए वैदिक साहित्य की बात करते थे, तो बोलते थे कि आपकी जाति कुछ भी हो लेकिन आपको वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, वो आपका सभी के लिए। तो कठोर जाति व्यवस्था को इन्होंने क्या बोला, इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने योग्य माना। तो ये चार इनके जो सामाजिक सुधार से आपका रिलेटेड है, जैसे कि एक पतित पावनी मंदिर की स्थापना की रत्नागिरी में, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग, आपके हिंदू जो है, दलित है, वो आपका सब प्रवेश कर सके। इसके अलावा चतुर्वर्ण प्रणाली की निंदा की, जो वर्ण व्यवस्था है भारतीय समाज में। इसके बाद इन्होंने बोला कि जो वैदिक लिटरेचर होना
होता है वो आपका सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो आपका किसी भी जाति धर्म से आपका बिलोंग करता है। इसके बाद सभी के लिए वैदिक साहित्य के बाद कठोर जाति व्यवस्था को बोला कि इसको आपका इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले सेवन सेक्सस करके एक निबंध लिखते हैं 1931 में। तो ये आपका इनका फेमस निबंध है, जहाँ पे ये प्रतिभा और बुद्धि के निर्धारक के रूप में आनुवांशिकता का प्रयोग करना गलत बताते हैं। तो ये आपका हिंदू सोसाइटी से आपका रिलेटेड था। फिर हिंदुत्व की परिभाषा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हिंदुत्व की राजनीतिक जो विचारधारा को उनके द्वारा असेंशियल ऑफ हिंदुत्व में व्यक्त किया गया, यानी जो हिंदुत्व का जो आपका आइडिया था पॉलिटिकली रूप से, उसमें उसको कहाँ पे लिखा, असेंशियल ऑफ हिंदुइज्म। फिर इसी को बाद में इन्होंने रिवाइज किया। पहले तो उन्होंने 1923 में असेंशियल ऑफ हिंदुत्व नाम से हिंदुइज्म नाम से लिखा और इसका नाम चेंज किया हिंदुत्व हु इज हिंदू। तो हिंदुत्व हु इज हिंदू करके इसका नाम चेंज किया 1928 में। तो यहाँ पे जो राजनीतिक विचार है आपके हिंदुत्व के बारे में, विचारधारा के बारे में, तो बोलते हैं हिंदुत्व मतलब इक्वल टू हिंदूपन, यानी हिंदू जो हिंदू नेस, यानी हिंदू होने की गुणवत्ता, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदुत्व, हिंदू। ओके, हिंदुत्व इक्वल टू हिंदू नेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदुत्व, ये इनके इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक जातीय सांस्कृतिक आपका सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान मानते हैं आपका किसको, हिंदुत्व को। और इन्होंने हिंदू या हिंदू होने की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए आपका किस शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुत्व। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म को एक जातीय सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के रूप में आपका माना है। बोला है कि हिंदू जो है केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जातीय राजनीतिक और एक सांस्कृतिक पहचान है, जिसमें कि केवल हिंदू नहीं है बल्कि इसमें वो सभी लोग हैं जो बौद्ध, सिख, जैन, इसमें सभी आपके शामिल है, केवल जो मुस्लिम और ईसाई इसमें शामिल नहीं है। तो इन्होंने इसको एक पहचान माना है। और वर्तमान समय की शब्दावली हिंदू शब्द से अलग है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सारे भारतीय धर्म इसमें शामिल है, जो हिंदुत्व का इनका कॉन्सेप्ट है। इसमें बोलते हैं केवल ये हिंदू धर्म नहीं है बल्कि सारे भारतीय जो धर्म है इसमें आपके शामिल है, जितने भी भारतीय दर्शन है वो सारे इसमें शामिल है। इसके अलावा हिंदुत्व के 3 आवश्यक तत्वों के बारे में इन्होंने बात की है। तो वो 3 आवश्यक तत्व क्या है, तो पहले वन नेशन यानी एक राष्ट्र होना चाहिए, फिर वन कल्चर एक संस्कृति होनी चाहिए, एंड वन रेस यानी एक जाति। तो ये आपका पूछा जाता है कि हिंदुत्व के 3 आवश्यक गुण वीर सावरकर ने क्या बताए हैं। तो वो है वन नेशन यानी एक राष्ट्र, दूसरा है आपका वन कल्चर एक संस्कृति, तीसरा है आपका वन रेस यानी एक जाति। तो ये इसके असेंशियल जो फीचर है हिंदुत्व के, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सावरकर का हिंदुत्व का आइडिया हमने देख लिया कि हिंदुत्व की जो राजनीतिक विचारधारा है उसके उनके द्वारा उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किस बार कहाँ पे वो व्यक्त किया गया है, असेंशियल ऑफ हिंदुइज्म। उसके बाद उसका नाम चेंज किया वो इस हिंदुत्व करके, और बाद में बोला कि हिंदूपन यानी हिंदू होने की गुणवत्ता क्या है आपकी, तो वो है आपका हिंदुत्व। इसके लिए इन्होंने हिंदुत्व शब्द का आपका इस्तेमाल किया है हिंदूपन या हिंदू होने की गुणवत्ता के लिए। फिर बोला कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं बल्कि इसमें सभी आपकी एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय एक पहचान है ये, और इसमें केवल एक धर्म नहीं बल्कि सारे जो धर्म है उसके अंदर आपके इंक्लूड है। फिर ये आपका इनका वो है। फिर आता है हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का विचार। तो इन्होंने हमेशा अखंड भारत पे जोर दिया है, और आपका उन्होंने बोला है कि फादरलैंड और होली लैंड शब्द इसके लिए जारी किए हैं, और यहाँ पे पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों को ही इन्होंने भारत को माना है। ओके, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत यानी अविभाजित भारत के रूप में हिंदू राष्ट्र की दृष्टि पे विचार किया है। अविभाजित भारत जैसे हम बोले इधर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, तो ये सारा आपका अखंड भारत है भारतीय उपमहाद्वीप में। इसके रूप में इन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो दृष्टि थी उसके बारे में बात करते हैं, अविभाजित भारत और अखंड भारत का जो इनका आइडिया था। फिर बोलते हैं लोगों की संस्कृति को राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों द्वारा आपका बल दिया जाना चाहिए, यानी हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है
वहाँ पे लोगों और उनकी जो संस्कृति है उनको भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमें उन पे जोर देना चाहिए, जो कि पश्चिम से उधार ली गई अवधारणा के बजाय मूल विचार पर आधारित होनी चाहिए। हमें पश्चिम की अवधारणा आपकी नहीं चाहिए, हमारा जो मूल विचार है उस पे आपकी आधारित होनी चाहिए। तो ये था इनका अखंड भारत का जो आइडिया है। तो यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो, इधर बांग्लादेश बने, इधर आपका पाकिस्तान, इस तरह से। तो इन्होंने हमेशा अखंड भारत पे जोर दिया, एक अविभाजित भारत और एक हिंदू राष्ट्र की इनकी दृष्टि थी। फिर इनकी रचनाएं की बात हम करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्होंने किताबें लिखी है, जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में इन्होंने बुक लिखी है। इन्होंने ही सबसे पहली बार बोला कि जो 1857 की जो गदर थी, जो मूवमेंट था, इसको इन्होंने बोला कि ये कोई मूवमेंट नहीं बल्कि ये भारत की आजादी के लिए आपका लड़ा गया पहला विद्रोह था। तो इसमें इन्होंने बुक्स लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, जो कि 1857 की क्रांति पे आपकी आधारित है। फिर आता है आपका असेंशियल मतलब हिंदुत्व, असेंशियल ऑफ हिंदुत्व। फिर उसी को आपका क्या किया गया, हिंदू कौन है। तो ये आपका यहाँ पे दोनों ईयर दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं 23 में कि असेंशियल ऑफ हिंदुत्व करके एक बुक लिखी। फिर उसी को रिवाइज करके उसका शीर्षक आपका चेंज करके कि हिंदुत्व कौन है करके इसको लिखा। फिर आता है आपका 6 ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। फिर माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो 1950 में इन्होंने ये बुक लिखी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदू पद पातशाही करके उन्होंने बुक लिखी, इनसाइड द एनिमी कैंप, फिर काला पानी, फिर हिंदू राष्ट्र दर्शन। तो पहली बुक क्या है इनकी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह था उसको ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उसको बोला कि ये भारत की आजादी के लिए आपकी पहली अभिव्यक्ति थी। दूसरा असेंशियल ऑफ हिंदू, लेटर टाइटल एज हिंदुत्व, हु इज हिंदू। तो यहाँ पे हिंदूपन क्या है, हिंदू होने की गुणवत्ता का इन्होंने इसमें वर्णन किया है इस बुक में। फिर आता है हिंदू पातशाही। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदू साम्राज्य की समीक्षा थी आपकी, उसके बारे में बात की गई थी जो शिवाजी ने गढ़ी थी आपकी। फिर आता है हिंदू माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका मराठी में ये प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने कि जो सेलुलर जेल थी वहां पे जो भी कष्ट इन्होंने झेले उनकी प्रत्यक्ष अपमान की एक प्रत्यक्ष कहानी के बारे में बात करते हैं, जो कि केसरी नामक साप्ताहिक में ये आपका प्रकाशित हुई थी, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे अपने लाइफ का जो पीरियड था जो अंडमान में काला पानी में बीता उसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है आपका हिंदू राष्ट्र दर्शन। तो यहाँ पे ये हिंदू महासभा मंच पे दिए गए जो अपने भाषण है उसकी बात करते हैं। एंड 6 ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये इसमें बात करते हैं कि रीगन ऑफ चंद्रगुप्ता, पुष्यमित्र सुंग, राजा विक्रमादित्य, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं। फिर इनसाइड द इनामी कैंप। तो यहाँ पे सावरकर की ये आत्मकथा इसको माना जाता है, इनसाइड द इनामी कैंप, जो कि आपका कहाँ पे लिखी थी, 1906 से 1910 में इन्होंने जो उनके काम थे आपके लंदन में उससे संबंधित है। लास्ट आता है काला पानी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं। तो इसके अलावा इनके जो संगठन है वो मित्र मेला हमने देख लिया, उनके भैया के साथ इन्होंने बनाया था, अभिनव भारत, फिर सेलुलर जेल। फिर आपका मैजनी गेरीबाल्डी के आइडिया से प्रभावित थे, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, तिलक के आइडिया से काफी इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा हिंदुत्व क्या है आपका, जिसमें कि सभी धर्म आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा अखंड भारत का आइडिया और जाति व्यवस्था का इन्होंने हमेशा से आपका विरोध किया है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी रचना की थी, तो यहाँ पे किसके बारे स्थापना की थी, तो यहाँ पे क्या है 1904 में अभिनव भारत। आजाद हिंद फौज आप सभी जानते हैं किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह उससे पहले हुए थे, रास बिहारी घोष करके। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये आपका लंदन में बनाया था। एंड समग्र सावरकर वाङ्मय, ये आपका पता नहीं क्या है। तो आज के इस वीडियो में हमने सावरकर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपकी चीजें देखी है। फिर अब हम इनके जो लाइफ के इवेंट थे उसको कुछ प्रश्न में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि सावरकर के जीवन और विचारों को मुख्य रूप से
किन दो चरणों में बांटा जा सकता है, उग्रवादी या उदारवादी, समाजवादी या पूंजीवादी, या आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवादी या हिंदू राष्ट्रवादी या गांधीवादी मार्क्सवादी। तो इनकी जो लाइफ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और हिंदू राष्ट्रवादी। तो इनका चरण, जीवन का चरण आपका टू पार्ट में डिवाइड है। ये एक 1904 या 1902 से 1921 तक, तो यहाँ पे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता के रूप में, फिर 1921 से 1963 जहाँ पे उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिज्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उसके बाद विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में किस गुप्त समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने एक गुप्त समाज बनाया था जो कि आपका क्या था, मित्र मेला नाम से। तो 1899 में इन्होंने शुरू किया था। फिर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने बनाई, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और यहाँ पे जो इंडिया हाउस है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से आपका रिलेटेड, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे इसमें हुए, कैप्टन मोहन सिंह, इसके अलावा राष्ट्रीय हरि गद्दर पार्टी आपने सुना होगा, सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल 1913 में आपका अमेरिका में बनी थी। इसके अलावा सावरकर को 1911 में सेलुलर जेल अंडमान में 50 साल की सजा किस मामले में हुई थी? तो ये पूछा जाता है, जैसे नासिक षड्यंत्र केस जैक्सन की हत्या से आपका रिलेटेड है, इसी प्रकार से अलीपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। तो इस तरह से जैसे कानपुर षड्यंत्र केस की बात करते हैं तो वो एम.एन. रॉय से, अलीपुर बम कांड वो श्री औरोबिंदो से। तो 1910 में क्या होता है, लंदन में हथियारों की खरीद और राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है और 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में 50 साल की इनको सजा मिलती है और 1921 में इनको रिहा किया जाता है। फिर आता है सावरकर यूरोप में किन राष्ट्रवादी नेताओं, विशेषकर कि इटावली एकीकरण से अत्यधिक प्रभावित थे? वो थे आपके माज़िनी और गैरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में जो दो नेता थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उनसे आपके काफी इंस्पायर थे। फिर आता है सावरकर ने किसे अपना आदर्श गुरु, आइडल गुरु आपका माना है और उनकी प्रशंसा में 1898 में श्री तिलक आर्यभू भेंट कविता लिखी। तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे और उनके केसरी और मराठा जो पत्रिकाएं थी उनसे काफी इंस्पायर थे, उनको अपना गुरु मानते थे। इसके अलावा शिवाजी से काफी इंस्पायर थे और स्वामी विवेकानंद से काफी इंस्पायर थे। फिर आता है सावरकर ने अपनी किस प्रसिद्ध रचना में हिंदुत्व के सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया है, जिसे कि 1928 में हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम से आपका जाना गया। तो वो था एसेंशियल ऑफ हिंदुइज्म, 1923 में इन्होंने लिखा, बाद में उसका नाम चेंज करके हिंदुत्व हु इज हिंदू लिखा। फिर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपकी आजादी से संबंधित है, 1857 की जो क्रांति हुई थी। हिंदू राष्ट्र दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, 6 ग्लोरियस एपोक, यहाँ पे 6 जो लोग होते हैं उनके बारे में आपका बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो 1933 में इन्होंने ये लिखा था और बोला कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जातीय, सांस्कृतिक और एक राजनीतिक आपकी पहचान है। सावरकर की परिभाषा में हिंदुत्व के 3 आवश्यक तत्व क्या है? तो बोलते हैं कि 1 नेशन, 1 रेस, 1 कल्चर आपका होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इन्होंने हिंदुत्व को आपका परिभाषित किया है। फिर आता है हिंदुस्तान को पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों के रूप में किसने देखा? सावरकर के इस आधार पर किन दो धर्मों को हिंदू से बाहर रखा? तो ये थे आपके ईसाई और मुस्लिम। और फिर बोलते हैं कि भारत ही मेरी पितृभूमि है, वो ही मेरी पुण्य भूमि है। तो यहाँ पे इन्होंने बौद्ध, सिख, जैन सबको हिंदू धर्म में आपका शामिल किया, लेकिन ईसाई और जो मुस्लिम लोग हैं इनको बाहर रखा। बोला कि इनका अपना एक सीक्रेट लैंड है जो कि आपका जो अरब में है, मक्का मदीना में है, इसके अलावा फिलिस्तीन, जेरूशलम यहाँ पे है, ये इनका सीक्रेट लैंड आपका भारत में नहीं है। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता को लेके, मतलब जो कम्युनिटी में जो सौहार्द होता है उसको लेके कई बार इनको क्रिटिसाइज किया जाता है इनके इस आइडिया के कारण। सावरकर के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार के संबंध में कौन सा कथन है? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आपका आरोप लगाया था। फिर आता है इन्होंने किस मार्ग को प्राथमिकता दी? तो इन्होंने हमेशा बोला कि गांधीवादी अहिंसा नो। फिर इन्होंने बोला कि जो सशस्त्र क्रांति होती है, हिंसक हमला होता है, इसको आपका इस पे काफी बल दिया। तो सावरकर ने अहिंसा के गांधीवादी आधार को इनकार कर दिया, इनको मानने से। बोला कि स्वदेशी केवल जागरूकता फैलाने का उपाय है और स्वतंत्रता को तो आपको छीनने से
और क्रांति करने से ही आपकी प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आता है 1922 में महात्मा गांधी की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन के निलंबन की सावरकर ने कड़ी आलोचना की। तो वो था क्या, चोरी चोरी कांड में जो हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि 1 वर्ष में आजादी का सपना था, वो वापस लिया गया। उसके कारण उन्होंने तीखी आलोचना की। फिर सावरकर ने दलितों सहित सभी हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने के लिए रत्नागिरी जिले में किस मंदिर की स्थापना की थी? तो वो था पतित पावनी मंदिर, जहाँ पे जो कि आपकी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकते योग्य माना और रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का स्थापना की। फिर आया 1931 में प्रकाशित अपने निबंध 7 साइकिल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी में सावरकर ने किसका खंडन किया? तो यहाँ पे जो आपका चतुर्वर्णीय जो सिस्टम है भारत का, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लेके, तो वहां पे उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। फिर आता है हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? किस आंदोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो अध्यक्ष बने 1937 में, 6 साल रहे, 7 साल, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी आलोचना की। फिर आता है सावरकर की पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है? माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ उनकी पुस्तक है, वहाँ पे उन्होंने काला पानी में उनके साथ जो किया गया उसके बारे में बात की। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी पुस्तक है। हिंदू राष्ट्र दर्शन उनकी पुस्तक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देखा कि 1899 मित्र मेला लंदन में हथियारों, फिर 1904 में अभिनव भारत, फिर 1910 में आपका उनको गिरफ्तार किया जाता है राजद्रोह के आरोप में। 1911 में नासिक षड्यंत्र केस थी। 21 में रिहाई होती है। 24 में रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन करते हैं। 1937 में आपका हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के सह साजिशकर्ता के रूप में उनको गिरफ्तार किया और इन्होंने समर्थन किया हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत का, सशस्त्र क्रांति का, दलितों का, मंदिर प्रवेश का, वैदिक साहित्य का लोकतंत्रीकरण करें। विरोध किया गांधीवादी अहिंसा का, पृथक निर्वाचन मंडल जो कि खास करके मुस्लिम के लिए आपका था। 1909 में इसका प्रोविजन आपका किया गया था। कांग्रेस पे आरोप लगाया तुष्टीकरण की नीति के कारण, जिस कारण से भारत विभाजन हुआ। चतुर्वर्ण्य और कठोर जाति व्यवस्था की आलोचना की, साम्यवाद को अच्छा नहीं मानते थे। इसके अलावा बहिष्कार, ईसाई मुस्लिम को जो लोग हैं उनके लिए बोला कि ये हम पितृभूमि और पुण्य भूमि का जो आइडिया है उसमें इसको शामिल नहीं करते। बोला कि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं बल्कि उसमें सारे रिलीजन जो है शामिल है, वो एक पहचान है। फिर इनके अनिवार्य 3 तत्व है, एक राष्ट्र, एक जाति, एक संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्रभावित थे मैसनी से, गैरीबाल्डी से, और मैसनी की किताब का अनुवाद तक कर दिया था। और छत्रपति शिवाजी जी से काफी प्रभावित थे। उनका जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध था, संपूर्ण हिंदू राज्य की जो स्रोत थी, तो उसके उसको सपोर्ट करते हुए श्री शिवगीत नाम से लिखा। फिर स्वामी विवेकानंद के आइडिया से एंड बाल गंगाधर तिलक से आपका काफी प्रभावित थे। तो ये इनकी रचनाएं हैं, जैसे द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व हो सिंधु, हिंदू पातशाही, 7 साइकिल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू राष्ट्र दर्शन, माई ट्रांसपोर्टेशन लाइफ, 6 ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनसाइड द कैंप, एनेमिक कैंप एंड काला पानी। तो ये इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो थी। वैसे इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, लेकिन क्या पढ़ना है ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा चीज जो है परीक्षा में आता है, कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं सब चीज को इकट्ठा करके मैंने ये इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट आपका बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।